हेलो क्लास। आप लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर मेरा प्यारा बच्चा पढ़ रहे हो, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे के कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। मैंने आपको सिखाया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मायने क्या हैं, उसका मीनिंग क्या है। यहाँ भी सिखाया कि दो तरीके के सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और एक आपका गैल्वेनिक सेल होता है, जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक दूसरा नाम है। और उसी में अनदर जो सेल था दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उनके बीच में डिफरेंस, सॉल्व ब्रिज की एप्लीकेशन क्या होती थी, ये सारी चीजें पढ़ और समझ लेने के बाद प्यारा बेटा मैं नेक्स्ट पुरानी जो जस्ट उसके बाद की वीडियो थी उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझाया, नॉनेस्ट इक्वेशन उसका यूज कैसे करेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन और कैसे हम किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन को नॉनेस्ट इक्वेशन की फॉर्म में फ्रेम करते हैं और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, इतनी जानकारी पुरानी वीडियोज में दे चुका हूं। आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। एक्चुअली में अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में कभी कभी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पर बेस न्यूमेरिकल आ जाता है और कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है 1 से 2 मार्क्स में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के टॉपिक पर जाने से पहले प्यारा बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं जो आप लोग 10th क्लास और 11th क्लास में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। हम लोग सबसे पहले मेरा प्यारा बेटा बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ की। अधिकतर बच्चों ने 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ रखा है। अब मुझसे कोई पूछता है कि बताइए ओम्स लॉ क्या होता है, तो हम लोग बोलते क्या हैं कि माना अगर मेरे सामने कोई कंडक्टर है, ध्यान दीजिए बेटा, मैंने कहा कि अगर माना मेरे सामने कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना है, अगर मेटालिक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन, आयनिक कंडक्टर है तो आयंस, और अगर मेरा प्यारा बेटा इस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना है, करंट का फ्लो होना है, तो एक बात तो बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं और बता भी चुका हूं कि जिस तरीके से वाटर के फ्लो के लिए लेवल में डिफरेंस होगा तब जाके वाटर फ्लो करेगा। हीट तब फ्लो करती है जब दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, देन द हीट विल बी फ्लो। सिमिलरली फ्रॉम द 2 पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में करंट केवल और केवल तभी फ्लो करेगी जब उन दो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो एक चीज मेरा बेटा ध्यान समझना, मैंने कहा कि माना ये आपने कोई कंडक्टर माना था और इसके एंड्स के अक्रॉस एक हमने माना पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है वो क्या है, V है। तो 10th क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को पढ़ते हो और समझते हो। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जब बाकी ऑर्डरली कंडीशन क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, मैं आई को यहां कैपिटल में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज रेजिस्टेंस R। फॉर्मूला आपका क्या निकल के आ गया, V = IR। पहले तो आप लोग इस फॉर्मूले से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे और अच्छे से इसको जानते होंगे। अगर मैं ओम्स लॉ को डिफाइन करूं, इफ समवन आस्क यू हैव टू डिफाइन टू द ओम्स लॉ, तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू इट। ये कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू इट जो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है, अकॉर्डिंग टू इट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो मेरा प्यारा बेटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड। पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अब इस डिफिनेशन को देखिए, अक्रॉस टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब बाकी कंडीशन जनरली क्या हो, कांस्टेंट हो। अब मेरा प्यारा बच्चा ध्यान दीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जो लिखा है एक्चुअली में ओम्स लॉ वही है, कोई नई चीज थोड़ी है।
यही हम तो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा नियम है। अगर लेवल के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा फ्लो करेगा, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस एंड्स के क्रॉस ज्यादा है तो करंट भी वहां पर क्या होगी मेरा प्यारा बेटा, ज्यादा फ्लो करेगी। इस रूल को हम जनरली 10th क्लास में पढ़े थे और उसको हम जानते हैं किस नाम से, ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। यहां पर ये जो कांस्टेंट है इसको बहुत अच्छे से आप जानते हो और इस कांस्टेंट को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। चलिए कहानी रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। अब मुझसे कोई पूछता है कि बताइए रेजिस्टेंस क्या होता है, तो पहले डिफाइन करना प्रॉपर सीखो। जब बच्चों से पूछा जाता है बताइए रेजिस्टेंस क्या होता है, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं रेजिस्टेंस विच फ्लोज या विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। विच का मतलब क्या, वो कोई इंसान है, वो कोई ऑब्जेक्ट है, वो है क्या। तो आप चीजों को प्रॉपरली बोलना सीखिए। पहली बात देखिए, सेंटेंस का सिलेक्शन सबसे जरूरी है। अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया कि क्या है रेजिस्टेंस, तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी। ये क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, प्रॉपर्टी होता है। और प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू अपोज, किस बात की प्रॉपर्टी, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब मेरा प्यारा बेटा हुआ क्या, थ्रू इट। अब इसको थोड़ा ध्यान समझो, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा यही ऑब्जेक्ट है, अब इससे मैं करंट को फ्लो कराऊं, तो ये ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी कि वो उस करंट के फ्लो को कितना अपोज करेगा, इस सब्सटेंस की उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस। हम इसको भी रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे। एक तरीके से सोचो ना, रेजिस्टेंस है क्या, क्या इसके अंदर जो एटम है जो रोक रहे हैं उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, नहीं। ये उस मटेरियल, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होता है कि वो कितना अपोज कर रहा है, जो करंट उसके थ्रू क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो एक बात तो ये अच्छे से दिमाग में बिठा लिया कि होता क्या है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होता है कि वो करंट के फ्लो को कितना अपोज करता है। अच्छा, ये बात भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब इन दोनों को जब आपने ऐड ऑन किया देन यू विल गेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और ये भी बहुत अच्छे से समझते हो कि जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहां पर वो जो कांस्टेंट है इसे हम पढ़ते हैं रो। अब ये जो कांस्टेंट रो है जिसे हम रेसिस्टिविटी के नाम से जानेंगे, मतलब यहां पर ये जो रो है इस रो को हम नाम क्या देंगे, रेसिस्टिविटी। और या फिर इसका एक और नाम आता है मेरे प्यारा बच्चा, मैं इसको जानता हूं किस नाम से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको एक नाम और देता हूं मैं, इसे क्या कहता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्यों? अब एक नंबर में माना आपसे रेसिस्टिविटी की डिफिनेशन पूछ ले, तो रेजिस्टेंस की डिफिनेशन के बाद हम अगली डिफिनेशन पे आते हैं जो कि है क्या, दैट इज रेजिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो चीजों को ध्यान समझिएगा। अब रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो इसको हम देखते हैं। पहली बात, रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट निकल के आती है इसे हम पढ़ते हैं ओम। इसे हम लोग ओम या इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इतनी भी चीज आपको पता होगी। अब रेसिस्टिविटी की बात करनी है तो इसकी डिफिनेशन हमको अगर सीखना है तो ध्यान दे, आप कांस्टेंट को डिफाइन करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू डिफाइन द कांस्टेंट। और मैं ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट को डिफाइन करना है, देन फर्स्टली यू स्टार्ट द सेंटेंस विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड आप जो राइट साइड में लिखे हैं टर्म्स उनको यूनिटी कर देते हो। क्लियर? तो मतलब अगर मैं रेसिस्टिविटी की डिफिनेशन पूछूं तो मुझे लगता है आप बता ले जाओगे। रेसिस्टिविटी हुआ क्या? रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस हुआ। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइन करोगे? इट कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ कंडक्टर या सब्सटेंस, ऑफ अ कंडक्टर और सब्सटेंस। ठीक? हुज लेंथ इज, जिसकी लेंथ कितनी हो, हुज लेंथ इज, आप यूनिटी कर दीजिए, हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इधर चीजों को यूनिटी किया, इधर वाली डेफिनेशन बन गई। तो डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और देखिए, क्योंकि तुम ये रेसिस्टिविटी चूंकि है क्या, ये रेजिस्टेंस ही है, बस रेजिस्टेंस स्पेसिफिक है कि उस कंडक्टर का या उस मटेरियल का जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। क्योंकि रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस है और एक स्पेसिफिक पैटर्न पे है, इसीलिए रेसिस्टिविटी का एक दूसरा नाम आता है, इसे हम जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से। अब इसके फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो यहां पर जो रेसिस्टिविटी निकल के आती है, रो निकालोगे तो रो बराबर देखो कितना निकलेगा, ये निकलेगा, रो यहां है, बाकी चीजों को उस साइड भेज दिया, दैट इज R इंटू A बाई L। जब इतनी चीज निकल के आ गई तो चलो यूनिट पे ध्यान देता हूं कि यूनिट भाई क्या निकल के आएगी। यूनिट ध्यान दीजिए, अगर यूनिट में निकालने की बात करूं तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्लियर। एरिया की यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, अगर सेंटीमीटर में लें सीजीएस यूनिट में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। ये कट जाएगा और यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, ओम सेंटीमीटर, ये यूनिट निकल के आ जाएगी। वहीं अगर एसआई यूनिट की बात करूं मैं, वहीं पे मैं इसको एसआई यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, न्यूमेरिकल में दोनों तरीके से रिप्रेजेंट होगा, देन यू विल यूज मीटर स्क्वायर एंड मीटर। तो यहां पर यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, ओम मीटर। तो ये ध्यान देने लायक चीज है। तो मैंने कुछ छोटे छोटे टर्म्स क्लियरिफाई किए। पहला, ओम्स लॉ क्या होता है, दूसरा रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी की करंट को कितना अपोज करेगा, थर्ड जो आपके सामने आया दैट इज रेसिस्टिविटी। और फोर्थ पॉइंट पे भी ध्यान दे लो। अब फोर्थ पॉइंट जो होता है इसे हम एक नाम देते हैं, इसे हम जानते हैं किस नाम से प्यारा बेटा, इसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस के नाम से। ध्यान दीजिए, इसे एक नया नाम दिया कंडक्टेंस, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल जी। अब ये जो कंडक्टेंस है वो है क्या, अगर आसान सी भाषा में बोलना हो तो आप कह सकते हो इट कैन बी डिफाइन एज द रेसिप्रोकल, इट कैन बी डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसका इनवर्स, उसी को हम बोलते हैं कंडक्टेंस के नाम से। या दूसरे टर्म्स में अगर मुझे डिफाइन करना हो तो आप बोलोगे इट कैन बी डिफाइन एज, डॉट का मतलब इट कैन बी डिफाइन एज, ऐसे ठीक आप पूरा लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस क्या होता है, इट कैन बी डिफाइन एज द ईज थ्रू विच, ध्यान दीजिएगा, द ईज कितनी आसानी से, द ईज थ्रू विच, द ईज थ्रू विच करंट कैन फ्लो थ्रू द, करंट कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर, करंट कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर, करंट कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर। अब इतनी बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ध्यान दो बेटा। मतलब मैं ये बोलता हूं कि कितनी आसानी से करंट मटेरियल के थ्रू पास हो सकती है प्यारा बेटा, उसी को हम एक नाम देते हैं, कहते क्या है, कंडक्टेंस। अब ये एक मटेरियल है, इससे करंट आसानी से पास होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, नहीं पास होगी आसानी से तो कंडक्टेंस कम होगा। और कंडक्टेंस दूसरी भाषा में क्या था कि ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। मतलब एक आसान से शब्दों में कह सकते हो कि जो कंडक्टेंस होता है जी, वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है। और किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद करिए, आगे चल के काम आएंगे। यहीं पे अगर मैं कंडक्टेंस की यूनिट की बात करूं, कंडक्टेंस की यूनिट की बात करूं तो देखो ये किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का। तो यूनिट में क्या जाएगा, ओम इनवर्स, यूनिट में क्या जाएगा, ओम इनवर्स। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओम का जस्ट उल्टा, आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसको हम लोग पढ़ते हैं मो, ओम जस्ट इसको रिटर्न उल्टा लिख दीजिए तो आपका इसको मो भी पढ़ते हैं, तो ये यूनिट आ जाएंगे। तो आपने कुछ छोटे छोटे एक एक नंबर के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर अप किया। ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। ये वाइवा पर बेस्ड चीजें पूछी जा सकती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो यहां पर चीजें ज्यादा ध्यान देने लायक है। जब इतनी चीज प्यारा बेटा समझ में आ गया आपको, तो इतनी चीज समझने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस। इसके बाद प्यारा बेटा मेरे सामने एक नया टर्म आता है, कंडक्टेंस का टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब मेरे सामने नया एक टॉपिक आता है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, कंडक्टिविटी के नाम से। इसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी के नाम से।
अब प्यारा बेटा जब कंडक्टिविटी को डिफाइन करने जा रहे हैं तो पहले समझ लो इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कंडक्टिविटी की टोटल 3 डिफिनेशन लिखूंगा, तीनों में से जो याद करना हो आप वो याद कर सकते हो, और मैं समझा दे रहा हूं तीनों डिफिनेशन से आप ऐसे, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं। मैं एक डिफिनेशन यहां लिख दे रहा हूं, ठीक, इसी में एक डिफिनेशन में यहां लिख दे रहा हूं और एक डिफिनेशन में यहां मेंशन कर दूंगा, ठीक, क्लियर। इसको मैंने लिख दिया डिफिनेशन नंबर 1, इसको मैंने लिख दिया डिफिनेशन नंबर 2, डिफिनेशन नंबर 3। आप इन तीनों में से जो भी यूज करना चाहें आप कुछ भी यूज कर लीजिए, उसकी डिफिनेशन में वो सारे सही माने जाएंगे। डिफिनेशन नंबर 1 अगर याद नहीं आ रहा है एग्जाम में तब तो बड़ी आसान चीज, आप जैसे कंडक्टेंस याद किए थे वैसे यहां याद करो। सीधी सी भाषा में क्या बोलोगे कि कंडक्टिविटी क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टिविटी का। तो एक आसान सी भाषा में क्या बोलोगे प्यारा बेटा, इट कैन बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। जो रेसिस्टिविटी होती है, देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये रेसिस्टिविटी टर्म आया था, तो रेसिस्टिविटी जो टर्म आया था इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसी को आप क्या कह सकते हो, कंडक्टिविटी। दूसरी डिफिनेशन देखते हैं। दूसरी डिफिनेशन देखने के लिए एक कंडीशन बना देता हूं। हमने कहा कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो आपने यहां पर 2 प्लेट ले ली, एक क्रॉस सेक्शनल प्लेट ये ले ली, एक आपने इलेक्ट्रिक प्लेट यहां पर ये ले लिया। ये जो इलेक्ट्रिक प्लेट है प्यारा बेटा, इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में, सॉरी इन इलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दूं, क्या फिलअप कर दूं, मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को फिलअप कर दूं, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जितना कंडक्टेंस शो करेगा उसी कंडक्टेंस की वैल्यू को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक तरीके से अरेंज कर दिया। इसीलिए प्यारा बेटा ये जो कंडक्टिविटी होता है इसका एक नाम और होता है, इसको मैं जानता हूं किस नाम से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानता हूं। ये चीजें याद रखने लायक हैं प्यारा बच्चा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मना आ गया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताओ उसका फॉर्मूला, तुमको पता ही नहीं है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी को कहता हूं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये छोटी छोटी जो बातें बताई जा रही हैं उन पर ध्यान दो। पहली डेफिनेशन क्या बोल सकते हो कि रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का, बात खत्म। दूसरी जो डेफिनेशन बोल सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो 2 प्लेट के बीच में रखा है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस उनके बीच की 1 सेंटीमीटर है और उसका जितना कंडक्टेंस होगा, क्या बोल सकते हो ऐसे, इट कैन बी डिफाइन एज, ध्यान दीजिए कैसे बोल सकते हो, इट कैन बी डिफाइन एज कंडक्टेंस shown by an electrolytic solution, एक जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो कंडक्टेंस shown by an electrolytic solution which is kept, जिसको रखा गया है, which is kept between two plate having cross sectional area 1 centimeter square and distance between them is 1 centimeter। आप ऐसे भी चीजों को डिफाइन कर सकते हो। मतलब आपने एक डिफिनेशन ये भी समझ लिया कि कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का उसी को बोलेंगे कंडक्टिविटी, जो 2 प्लेट में रखा हो, 2 प्लेट के बीच में रखा हो, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो। अच्छा, एक डिफिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, दूसरी डिफिनेशन। अब अगर मैं इसको तीसरी तरीके से डिफाइन करूं तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस दोनों के बीच की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिस्टेंस दोनों के बीच की 1 सेंटीमीटर है, तो इतने का अगर वैल्यूम निकालोगे तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। तो
तो पूरी इतनी कहानी ना बोल के सीधे बोलो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जितना कंडक्टेंस वो करेगा। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कंडक्टेंस शोन बाई एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन having volume of 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 तरीके से आप चीजों को डिफाइन कर सकते हो। लगभग मैं तब भी प्रिस्क्राइब करूंगा कि आप अगर बोर्ड में आता है तो चाहे ऐसे डिफाइन करो चाहे ऐसे, जब याद नहीं आ रहा है देन आप इस पर जाइए। वो ज़्यादा मैं आपको थोड़ा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रेजेंटेशन और आपको आंसर को देख के जो साइकोलॉजी बनती है एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, उनको ध्यान में रखते हुए ये आपको हिदायत दूंगा कि आप इन 2 को ही लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तीनों पे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो कंडक्टिविटी तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। कंडक्टिविटी एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही है। अब आता है इसके फॉर्मूले की बारी। फॉर्मूला यहां से बना लेते हैं। चलिए, फॉर्मूला जब आपने बनाया तो क्या आया, कंडक्टिविटी आया था 1/ρ। रो यहां से निकालिए, देखिए कितना निकला था RA/L। तो यहां से क्या निकला था, ये आया था RA/L। जब फॉर्मूला से धारा तो आपका क्या आया 1/R × L/A। तो ये फॉर्मूला याद कर रखने लायक है, बिल्कुल अच्छे से ये फॉर्मूला जो है वो याद कर लीजिए। ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। स्मॉल के से रिप्रेजेंट करिए। स्मॉल के जो होगा ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1/R × L/A। ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। जितने फॉर्मूले ब्रैकेट में लिखते जा रहा हूं, यूनिट लिखते जा रहा हूं, उनको ध्यान देने लायक है। यहीं पे 1/R मैं इसको रीअरेंज कर दूं। 1/R जो है उसको कंडक्टेंस कहते हैं, और L/A जो होता है इसको मैं सेल कांस्टेंट भी कहता हूं। इसे मैं क्या कहता हूं, सेल कांस्टेंट। मतलब अगर एग्जाम में, प्यारा बेटा ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में आपके सामने कंडक्टिविटी की बात करूं मैं, तो कंडक्टिविटी में न्यूमेरिकल में अगर लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है, सीधे सेल कांस्टेंट दे दिया है, तो समझ जाओ L/A की वैल्यू दे रखी है। तो एक तरीके से कंडक्टिविटी के जो फॉर्मूले निकल के आए वो आपके सामने 3 फॉर्मूले भी निकल के आए। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखना बहुत काम पड़ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैच कराने दे सकता है, कह सकता है कि पहचानो कंडक्टिविटी का कौन करेक्ट फॉर्मूला है। तो तीनों फॉर्मूले सही हैं, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन कर सकते हो। हमने सीखा ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को नाम दिया हमने, कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल का उल्टा, या कितनी आसानी से फ्लो होता है करंट, कंडक्टिविटी, और उनकी डिफिनेशन सीख लिया। इनके न्यूमेरिकल अप्रोच को भी हमने समझा कि न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे चलेगा, कैसे क्या कहानी होगी। अब इतनी कहानी समझने के बाद प्यारा बेटा, जब इतनी बात समझ लिया तो चलो आगे की बात करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल लगभग उससे बनते हैं, यहां से लगभग चीजें निकल के आती हैं। यूनिट की चलो बात कर ही लेते हैं। यूनिट जब आया है तो यूनिट की तो बात करनी बनती ही है। मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट यहां खुद देखो, यहां यूनिट क्या निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट यूनिट लिखूंगा, उससे यूनिट देखो क्या आएगा, 1/R। R की यूनिट क्या होती है, ओम। ऊपर कितनी है, लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। नीचे क्या, एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा, जैसे कटेगा तो सेंटीमीटर इनवर्स आएगा ना ऊपर, तो पूरा वैल्यू कितना आया, ओम भी ऊपर जाएगा तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोगों ने ये भी सीखा था, 7 करके पढ़ते हैं। ओम इनवर्स जो था ना, कहाँ गया था ओम इनवर्स, कंडक्टेंस में। इसको हम लोग 7 करके भी पढ़ते हैं, 7 करके भी यूनिट को प्रेजेंट करते हैं SI यूनिट में। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर इनवर्स। यहीं पे अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की फॉर्म में अगर हम बात करें तो SI यूनिट में इसको कैसे रखेंगे, मीटर आ जाएगा। तो क्या जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर क्या जाएगा, 7 मीटर इनवर्स। तो यूनिट पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूनिट का मतलब होता है, आंसर में यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कटने के चांस रहते हैं। लगभग इतनी बात जब आपको समझा दी गई और एक्सप्लेन कर दी गई, तो अब इसके बाद प्यारा बेटा मेरे सामने जो नया टर्म आता है
वो ये है कि हाउ यू विल फाइंड द कंडक्टेंस, कैसे कंडक्टेंस फाइंड करेंगे भाई। जैसे अगर हमने कहा कि हाउ वी फाइंड कंडक्टेंस, या फिर आप कह सकते हो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की अगर कंडक्टेंस को फाइंड आउट करना हो, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। तो एक बात समझो, कंडक्टेंस तो तभी निकाल सकते हो जब उसका रेजिस्टेंस पता हो, इन्वर्स कर देना, और कंडक्टेंस पता चल जाएगा तो कंडक्टिविटी भी निकाली जा सकती है। अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकला हो तो लगभग एक ही चीज है, मैं कंडक्टेंस की बात करूं चाहे कंडक्टिविटी की बात करूं। अब किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का ये वैल्यू निकालनी है तो तुम लोग यूज करते हो एक सिचुएशन, ठीक, वो 12th में आप लोग पढ़ते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे, क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन में एक ब्रिज तो समझ में आ रहा है, लेकिन है क्या? ये कंडीशन ये कहता है कि अगर माना प्यारा बेटा मेरे सामने कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये कहता क्या है कि माना मेरे सामने कुछ अगर इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये मैंने रेजिस्टेंस इस तरीके से मेंशन कर दिया, ये देखिए ये रेजिस्टेंस हमने यहां पर क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या कह दिया? R1 है, इसकी वैल्यू हमने कह दिया R2 है, इसकी वैल्यू हमने कह दिया R3 है, इसकी वैल्यू हमने क्या कह दिया? R4 है। यदि बात क्लियर हो गई। और अगर ये बीच टर्मिनल में जोड़ा गया है और इसमें अगर हमें करंट के डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, करंट है या नहीं है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर चेक कर लें, अगर इस टर्मिनल में लगा दिया तो व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन कहती क्या है? ये कहता है कि अगर इफ R1 अपॉन R2, अगर ये R1 अपॉन R2 जो होगा वो R1 अपॉन R2 ये किसके बराबर होगा? R3 अपॉन R4 के बराबर। मतलब अगर ये 5 है, ये 10 है, तो 5/10 कितना हुआ? हाफ। ये 15 है, ये 30 है, कितना हुआ? हाफ। तो इन दोनों का रेशियो R1 अपॉन R2 का रिस्पेक्टिव और इन दोनों के रिस्पेक्टिव रेशियो अगर इक्वल होता है तो ऐसी कंडीशन में जो करंट बीच वाले टर्मिनल से फ्लो हो रही थी वो बीच वाले टर्मिनल से करंट नहीं फ्लो होगी। तो ब्रिज, जो ब्रिज टर्मिनल है, इस ब्रिज टर्मिनल से कोई करंट नहीं फ्लो होगी। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन। इसी कंडीशन का फायदा उठा लेंगे। कैसे फायदा उठा लेंगे? देखो, अब इस कंडीशन का फायदा कैसे उठाएंगे? हमने प्यारा बेटा क्या कहा कि भैया हमको एक इलेक्ट्रोलिटिक, ये है सेल, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पता करना था। हमने ऐसे ही बना दिया एक बस हल्का सा। हमने कहा माना ये कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये 2 प्लेट हो गई, इनके बीच में कुछ वैल्यू रखी थी, कुछ भी है समथिंग। अब इतने की वैल्यू तुम्हें निकालनी है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका कंडक्टेंस निकालना है। एक तरीके से रेजिस्टेंस निकाल लूंगा तो कंडक्टेंस आ ही जाएगा। तो एक साइड में आप इसको रख दोगे, दूसरी साइड में आप R3 और R4 इसे फिक्स कर दोगे। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा इसे। दूसरी साइड में आप R3 और R4 फिक्स कर दोगे, दूसरी साइड में आप R3 और R4 क्या कर दोगे? फिक्स कर दोगे। ठीक, ये बीच वाला टर्मिनल आया जहां पर क्या लगा था? गैल्वेनोमीटर लगा था। अब R3 R4 माना, ये फिक्स करना ही है तो हमने कुछ भी मान लिया। हमने कहा लेट, हमने कहा कि R3 और R4 तुमने कितना ले लिया? इसको ले लिया मेरा बच्चा आपने 5 ओम और इसको आपने कितना ले लिया? R4 कितना ले लिया? 10 ओम। चूंकि फिक्स करना है तो इसको फिक्स कर लिया। और ये तुमने क्या यूज किया? ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको तुमने क्या से लिया है? ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब जिसकी वैल्यू को तुम वेरी करा सको। अब इसकी वैल्यू को वेरी करा सकते हैं, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 19 ओम, 18 ओम, जितना सेट करना हो तो आप यहां वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। अब तुम करोगे क्या? तुम वेरिएबल रेजिस्टेंस, अब अगर इसका रेजिस्टेंस निकल के आ गया R', गलती से भी इसका रेजिस्टेंस आ गया तो कंडक्टेंस तो निकाल ही लोगे क्योंकि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तुम चेंज करते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो। हमने कहा लेट सपोज तुमने एक वैल्यू सेट की, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हो। हमने कहा कि लेट सपोज आपने माना कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया
R2, ये R3 R4 है, इसको नाम दिया हमने R2। इसकी वैल्यू हमने कहा माना अपने सेट की 20 ओम। 20 ओम पर जैसे 20 ओम आया तो गैल्वेनोमीटर है जो डिफ्लेक्शन शो करना डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दे। आपने देखा लेट सपोज कि R2 की वैल्यू जैसे 20 ओम आती है तो करंट का कोई करंट का कोई भी डिफ्लेक्शन, करंट के थ्रू दिया गया कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही होगी। जैसे I = 0 यहां पर आया तो ये इस वैल्यू पे आ रहा था। ये तभी होगा जब करंट बीच वाले टर्मिनल से तभी 0 आएगी जब व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटअप हो गई हो। तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा दो, क्या आएगा R' डिवाइडेड बाई कितना 20 = 5/10। अब आप इसको पूरा प्रॉपरली क्या कर लोगे सॉल्व, तो अपने आप देखो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ओम। इस तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू हमने कहा आप कंडक्टेंस फाइंड आउट करोगे। और पहले तो रेजिस्टेंस फाइंड किया, तो कंडक्टेंस में कौन सी बड़ी बात है, इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे उल्टा करोगे तो वैसे ही आपके सामने 0.1 ओम इनवर्स कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस फाइंड करना हो तो आप कंडक्टेंस कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई। ये थ्योरेटिकल अप्रोच अगर क्लियर हो जा रही है तो हम कुछ आगे के टॉपिक पे चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ जल्दी से रिवाइज कराता हूं। ओम्स लॉ क्या कहता था कि जो एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी। रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि वो करंट के फ्लो को कितना अपोज करता है। फॉर्मूला R = ρL/A यूनिट ओम। ठीक, अच्छा इसको स्पेसिफिक नेक्स्ट रेजिस्टिविटी, ये एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। जब लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 सेंटीमीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तब जितना रेजिस्टेंस शो करेगा। फॉर्मूला आपने देख लिया, 1/ρ कर दोगे उससे फॉर्मूला बन जाएगा यूनिट ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। नेक्स्ट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस भी तुमने सीख लिया कि रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, या कितनी आसानी से करंट पास होती है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, ये समझा। मैं कंडक्टिविटी को भी यह लिखा रहने देना चाहता हूं, ठीक, मिटाना नहीं चाह रहा हूं। इतनी चीज समझने के बाद अब आप यहां पर ध्यान दो कि कंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सिखा दिया था हमने व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन का यूज करके। ठीक, तो ये चीज यहां पर आपने लगभग समझी। जब इतनी बात यहां पर प्यारा बेटा समझ में आया तो जो पुराने फॉर्मूले थे वो भी मैं लिख देता हूं, कौन कौन यूज करने थे, जैसे थोड़ा आइडिया लग जाए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, ρL/A, ये फॉर्मूला पता ही होगा। कंडक्टेंस का फॉर्मूला 1/रेजिस्टेंस, ये पता ही था आपको। तो जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारे एक जगह लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद जब कंडक्टिविटी हो गया तो कंडक्टिविटी के बाद मेरे सामने नेक्स्ट एक हेडिंग होती है जिसको मैं जानता हूं किस नाम से, मोलर कंडक्टिविटी करके। अब मोलर कंडक्टिविटी समझिए, मैं मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, इसे मैं ΔM ऐसे रिप्रेजेंट करूं या फिर λm, इन दो तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। अब जो कंडक्टिविटी है उसका ही एक स्पेसिफिक वर्जन है, मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 हो जाए, एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का 1 हो जाए तब वो जितना कंडक्टेंस शो करेगा उसे बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मतलब मुझसे कोई पूछता है कि बताओ मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो हम कहेंगे इट कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन of an electrolytic solution having concentration of 1 molarity। एक मोलरिटी का जो कंसंट्रेशन हो तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जितना कंडक्टेंस हो करेगा उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला इसका याद कर लो जो काम का आएगा। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K × 1000 डिवाइडेड बाई C। सी यहां पर कंसंट्रेशन है, सी यहां पर क्या है प्यारा बेटा, कंसंट्रेशन। अब यहां पर भी कुछ बातें ध्यान देना, के क्या है, कंडक्टिविटी, यहां पर के कंडक्टिविटी, सी कंसंट्रेशन। अब मैं यूनिट निकालूं तो कंडक्टिविटी की यूनिट देखो क्या आई थी, कंडक्टिविटी यूनिट आई थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो आई थी। और कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, यही आया।
अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और लीटर। मैं लीटर की जगह पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं, तो ये क्या जाएगा, ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, सेंटीमीटर क्यूब लीटर की जगह पे। तो जो यूनिट निकल के आ रही है प्रॉपर, वो क्या आ रही है, ओम इनवर्स, मोल पर लीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसी को रीअरेंज फॉर्म में लिख दूं, मैं जो आया है वो समझ तो गए ही हो गए, इसी को रीअरेंज फॉर्म में लिख दूं। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या निकल के आई, यूनिट निकल के आई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसे लिख सकते हो। एसआई यूनिट की फॉर्म में सेंटीमीटर की जगह मीटर आ जाता है, तो क्या जाएगा, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स की जगह 7 भी यूज कर सकते हैं, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसे लिखा होता है। या फिर एसआई यूनिट में ओम साइमन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो इस तरीके से चीजें प्यारा बेटा चलेगा। तो ये यूनिट का प्रेजेंटेशन जरूर बड़े काम की चीज है, वो जरूर ध्यान रखने लायक है आपको। अच्छा, ये याद रखना कि 1000 न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये के जो होता है उसके साथ में 1000 तब फॉर्मूले में आता है। बाकी फॉर्मूला कहाँ कैसे आया है वो उतना ज्यादा बर्डन का टास्क नहीं है, जब ऑफलाइन क्लासेस में हम आमने सामने होंगे तो एक्सप्लेन करेंगे ही हम। वैसे के जो होता है इसमें 1000 हम तब यूज करेंगे जब सेंटीमीटर में चीजें चले, और बहुत ध्यान देने के लायक चीज है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर में हो। मीटर में अगर चला तो 1000 नहीं आएगा, मीटर में चला तो 1000 नहीं आएगा, तो केवल k/c फॉर्मूला चलेगा। ये दो बातें बहुत अच्छे से याद रखिए कि अगर मीटर में फॉर्मूला आया तो मीटर के कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो केवल k/c यूज करेंगे, और सेंटीमीटर वाली जब कंडीशन की बात करता हूं, सेंटीमीटर वाली कंडीशन की बात करता हूं तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, आईएससी बोर्ड के लिए मैं बता दूं, आईएससी बोर्ड के लिए इसी में एक दिया गया है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उनके में बस हल्का सा एक्स्ट्रा दिया गया है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या समझाया गया है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही डेल्टा इक्विवेलेंट या फिर लैम्डा इक्विवेलेंट। तो कुछ करना थोड़ी है, जब 1 मोलर कंसंट्रेशन हो तब जितना कंडक्टेंस शो करेगा। सिमिलरली जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो, कंडक्टेंस कैन बी डिफाइन एज क्या, कंडक्टेंस shown by a solution having 1 gram equivalent of electrolyte into it। मतलब अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो जितना प्यारा बेटा कंडक्टेंस शो करेगा उसी को क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो ये आईएससी बोर्ड में कभी कभी डिफिनेशन आ जाता है। मैं थोड़ा सा बता भी दूं कि उसके फॉर्मूले में बस एक थोड़ा सा अंतर याद कर लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के लेवल में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ k × 1000 डिवाइडेड बाई क्या चलेगा, n। मतलब यहां पे तुम ये जो C था वो मोलारिटी के तौर पे लेके चलोगे, और यहां पे आप कंसंट्रेशन की जगह पर क्या लेके चलोगे, नॉर्मेलिटी लेके चलोगे। बस इतनी बात याद रखोगे तो फंसोगे नहीं न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल अप्रोच में आपने दो बातें और सीखी कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इतनी चीज होने के बाद इससे रिलेटेड एक लास्ट कंटेंट बता दे रहा हूं, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट कंटेंट में देखो क्या था, इसके लास्ट कंटेंट में प्यारा बेटा, इसका जो सबसे लास्ट कंटेंट है उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, ये कई बार बोर्ड में आया भी है कि कैसे वेरी करता है। ध्यान देना, क्या वेरिएशन, कैसे वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ भाई कैसे वेरी करेगा। आप कंसंट्रेशन वर्ड समझ सकते हो, नहीं तो डाइल्यूशन वर्ड समझ सकते हो। कंसंट्रेशन तो कैसे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ वेरी करेगा, चलिए सिखाता हूं। पहले तो कंडक्टिविटी पे आते हैं।
तो अगर कंडक्टिविटी की मैं बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ आयन इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ध्यान देना, इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने आयन थे, जितने आयन होंगे यूनिट वॉल्यूम के अंदर उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। अब तुमने अगर कंसंट्रेशन कम किया, मतलब डाइल्यूशन अगर किया, तो डाइल्यूशन करने पे इस यूनिट वैल्यूम में, ध्यान देना यूनिट वैल्यूम बड़ी फिक्स जरूरी चीज है, मतलब वैल्यूम तो फिक्स ही रखना पड़ेगा। जब पानी मिला दोगे वैल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और उसमें से जब 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी उठाओगे तो अब उतने आयन नहीं रह पाएंगे। भाई ऐसा समझो, एक छोटे से ग्लास में थोड़ा सा स्वीट सॉल्यूशन था, उसमें शुगर के कितने पार्टिकल होंगे, उसके अंदर 2 लीटर पानी मिला दिया, अब पानी बहुत ज्यादा सॉल्यूशन बन गया, लेकिन अभी भी उसमें से 1 ग्लास शुगर सॉल्यूशन लिया उसी बड़े ज्यादा वाले से, तो क्या अब भी उतने ही शुगर रहेगा? नहीं, तो कम मीठा होगा ना वो, अब उतने शुगर के पार्टिकल नहीं रहेंगे। तो जब यूनिट वॉल्यूम लोगे तो डाइल्यूट करने के बाद यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयन कम हो जाएंगे। तो क्या बात समझ में आनी चाहिए? अगर कंडक्टिविटी की मैं बात करूं तो कंडक्टिविटी में क्या होता है, एज वी डू जैसे आप डाइल्यूट करते हो, जैसे आप डाइल्यूशन करते हो या डाइल्यूट करते हो कंसंट्रेशन, एज वी डिक्रीज, जैसे आप डिक्रीज करते हो क्या, कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो, या फिर क्या करते हो, डाइल्यूशन करते हो। तो जैसे ही कंसंट्रेशन को कम करोगे या डाइल्यूट करोगे सॉल्यूशन को, तो ऐसा करने पे होगा क्या, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। जब ये कम होने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्यारा बेटा कि जो कंडक्टिविटी होगी वो कम होने लगेगी। मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन के थ्रू देखूं तो जब ज्यादा कंसंट्रेशन था तो ज्यादा कंडक्टिविटी थी, तो कंडक्टिविटी एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आ रही है किसके, डाइल्यूशन के, और अदरवाइज कंसंट्रेशन के डायरेक्टली। ये तो आया कंडक्टिविटी की बात, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में कहानी अलग है। मोलर कंडक्टिविटी में क्या है, अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो फॉर्मूले में मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला ये भी होता है K इंटू वी वैल्यूम, क्योंकि 1/c डाइल्यूशन लॉ के थ्रू समझा होगा, वहां वैल्यूम को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो मोलर कंडक्टिविटी को मैं K/V से भी समझ सकता हूं। तो तुम देखो, जैसे डाइल्यूट किया, एज वी डू डाइल्यूशन, जैसे आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूट किया सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट करोगे वैसे क्या होगा, जो वैल्यूम होगा वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। डाइल्यूट करने पे वैल्यूम तो बढ़ता है ना, और वैल्यूम बढ़ेगा, वैल्यूम ज्यादा हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके कारण क्या पता चला कि मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। वैसे ये कम होता है, ये भी कम होना चाहिए कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, लेकिन वैल्यूम का बढ़ना कंडक्टिविटी के कम होने से ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो मोलर कंडक्टिविटी है, मैं कह सकता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो जब डाइल्यूशन है तो वो डाइल्यूशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना डाइल्यूट करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये बड़े काम का चीज है, ये जो वेरिएशन है कैसे वेरी करता है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने पे, कंसंट्रेशन को बदलने पे, ये एग्जाम में आ जाता है बोर्ड में। तो ये बहुत अच्छे से बेटा याद करके जाइएगा। लगभग सारी चीजें आपको सिखा दी गई, समझा दी गई। अब इसके बाद हम आगे के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट वो भी हैं। पहले इतनी चीजें ध्यान रखिए, और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। मैं कोशिश करता हूं एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करा दूं जो लिखा है यहां पर। देखिए बेटा, आपके सामने जितने भी फॉर्मूले मैंने सिखाए थे उन फॉर्मूले के बाद एक न्यूमेरिकल मैंने एनसीईआरटी का ही लिया है, जिसमें 2-3 फॉर्मूले यूज हो जाएं, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। बाकी न्यूमेरिकल तो जैसे जैसे हम लोग क्लासेस में प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारे डीपीपी सॉल्व करिए, जो स्टडी मटेरियल है उसमें हर टॉपिक के कम से कम 50-50 न्यूमेरिकल दे रखे हैं। उससे आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चीज़ों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा। एक बेसिक लेवल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड लेवल में, वो मैंने एक मेंशन किया है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले प्यारा बेटा अगर मैं यहां पर देखूं तो जो गिवन होता है पहले तो हम वही लिख लेते हैं, ये बात तो मैं बता भी चुका हूं। अब गिवन देखो कितना क्या क्या दे रखा था,
गिवन क्या दे रखा है, पहले तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दिस मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन दे दिया है। डायमीटर दे दिया है उसने क्या, 1 सेंटीमीटर, हमको ये बहुत अच्छे से पता है, यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे जरूरत पड़ेगा, तो ये कितना जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। लेंथ जो है उसका, कंडक्टर की जो लेंथ है उसको कितना दे दिया है 50 सेंटीमीटर। गुड, चलिए ये भी कर लिया हमने। तो जब इतनी चीज समझ में आ गई तो रेजिस्टेंस देखो उसका कितना दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, पहले तो निकालना है रेसिस्टिविटी, उसने कहा रेसिस्टिविटी निकालो, फिर उसने क्या कहा कंडक्टिविटी निकालो, फिर उसने क्या कहा मोलर कंडक्टिविटी निकालो। तो लगभग सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, क्योंकि रेसिस्टिविटी तभी निकालोगे जब आपको रेजिस्टेंस के साथ साथ बाकी चीजें पता हों। तो देखता हूं क्वेश्चन। सबसे पहले रेजिस्टेंस दिया है, हम रेसिस्टिविटी को ही सोचते हैं कि रेसिस्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो रेसिस्टिविटी निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 देखिएगा। सबसे पहले तो प्यारा बेटा आप रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला ही यूज करोगे कम से कम। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है 1/R इंटू L/A, यही होता था ना 1/R इंटू L/A। L/A का एक नाम और था, क्या नाम था, सेल कांस्टेंट, यही तो बोलते थे। तो जब इतनी चीज आ जाएगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू देखता हूं कितना दे रखा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 5.55 इंटू 10⁻³ दे रखा है। एरिया, अच्छा लेंथ कितनी दे रखी थी, लेंथ 50 सेंटीमीटर दे रखा है प्यारा बेटा। और एरिया क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा πr²। तो जैसे πr² रखोगे, πr² में वैल्यू रख दिया, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू देखो कितना है, आर कितना था रेजिस्टेंस 0.5, तो जैसे 0.5 रखोगे 0.5 का स्क्वायर, तो लगभग इसका आंसर जो आता है वो 0.785 आ जाएगा अप्रॉक्स। और चूंकि सेंटीमीटर में है तो ये क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज आ गई, वैल्यू उठाया, एरिया की वैल्यू यहां रख दिया, एरिया कितना निकला था 0.785। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो एनसीईआरटी में आपका जो आंसर निकल के आता है रेसिस्टिविटी का वो आता है 87.13 के अराउंड। और यूनिट देखो ओम इनवर्स, यहां से पता चल जाता है ओम इनवर्स, यूनिट क्या जाएगी ओम इनवर्स, यहां पर क्या जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट जरूर ख्याल रखना। तो पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। पहला पार्ट सॉल्व करने के बाद चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखता हूं क्या पूछा भैया, कंडक्टिविटी, कोई बड़ी बात नहीं, सेकंड पार्ट तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा यहीं पे। सेकंड पार्ट में कंडक्टिविटी पूछा है, तो कंडक्टिविटी तो तुमको पता ही है कैसे निकलता है 1/ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की वैल्यू यहां से उठा के रख दो 1/87.13 और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे सॉल्व करोगे मेरा प्यारा बच्चा तो कंडक्टिविटी इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.01148, ये ऊपर जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा तो हाँ ये ओम सेंटीमीटर में आपकी कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। ये इतनी चीज मेरे प्यारा बेटा समझ में आ गया। तो जब इतनी चीज लगभग आपको आइडिया लग गया यहां तक का, चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या है। थर्ड पार्ट में देखो क्या करना है, थर्ड पार्ट में प्यारा बच्चा क्या निकालना है, शायद मोलर कंडक्टिविटी निकालना है क्या, हाँ तो मोलर कंडक्टिविटी में कौन सी बड़ी बात है, फॉर्मूला इसका भी पता है K/1000। कंसंट्रेशन किस में रखोगे मोल पर लीटर में, कब, जब कंडक्टिविटी सेंटीमीटर में दे रखी हो। कंडक्टिविटी की वैल्यू कहाँ निकाला, ये निकाला, कंडक्टिविटी की वैल्यू रख दो, कितना आया 0.01148 इंटू क्या रख दिया 1000। कंसंट्रेशन देखो कितना दे रखा है भैया, कंसंट्रेशन कहाँ है, ये कंसंट्रेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन की वैल्यू रख दिया कितना 0.05। जैसे सॉल्व किया तो आंसर लगभग 29.6 अराउंड समथिंग आता है। यूनिट क्या निकल के आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर। इतनी बात अच्छे से आपके दिमाग में क्लेरिफाई हो जाना चाहिए, इतनी चीज आपको आइडिया लग जानी चाहिए प्यारा बेटा। इसमें नहीं ये थोड़ा सा हमको लगता है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला एक बार चेक करिए। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता था रो L/A, तो रो बराबर कितना निकला R। हाँ ये फॉर्मूले में ही थोड़ी गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पर ध्यान दे बेटा, ये इस चीज पे थोड़ा ध्यान दो। ये फॉर्मूला जो निकलेगा रो बराबर, जब कंफ्यूज हो तो कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है R बराबर क्या होता है रो L/A, तो रो बराबर कितना आ जाएगा, रो बराबर यहाँ कितना आ जाएगा RA/L।
वही मैं देख रहा था यूनिट में थोड़ा गड़बड़ था। तो आर ए बाई एल आ गया। रेजिस्टेंस कितना दे रखा था मेरा अच्छा 5.55 इंटू 10⁻³ आंसर मुझको याद था इसलिए मैंने वो लिख दिया था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आपका आया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओ में दे रखा था। और लेंथ जो निकल के आई वो कितना निकल के आया मेरा प्यारा बच्चा 0.50 सेंटीमीटर। जैसे ये दोनों वैल्यू रखा तो आंसर कितना आया 5 पूरा वैल्यू सॉल्व किए थे तो वैल्यू सॉल्व करने पे आपका जो रो निकल के आ रहा था वो आ रहा था 87.13 के अराउंड। क्या जाएगा ओम सेंटीमीटर, वही यूनिट में गड़बड़ आ रहा था। जैसे ओम सेंटीमीटर यहां रखा तो ये यूनिट निकल के आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, ये आपका आंसर आया। तो देखिए ये पार्ट भी हो गया, ये पार्ट भी हो गया, ये पार्ट भी हो गया। इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा रॉन्ग यूज हो गया था इसलिए फॉर्मूले पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। चलिए बेटा, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपके साथ मैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आऊंगा। आज इतना सीखिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा।